ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर और डेट ये हमेशा की तरह लिखना है। बैठने का पोस्चर ठीक हो, इसके साथ साथ पूरी क्लास में आप एक्टिव रहेंगे, अलाइव रहेंगे और अलर्ट रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि बोलेंगे तो सीखेंगे। भाई लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने आपको होम फन में कहा था 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत आसान क्वेश्चन है। शुरू में जब हमने वो टेबल वाला देख लिया ना तो हमें लगा पता नहीं क्या दिक्कत होगी, लेकिन जो आपने 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन कराए बहुत ही आसान थे। जी हाँ, रियली बहुत आसान थे। ये तो सारे के सारे कर लिए। कुछ टॉपिक अभी बचा हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा, उन डाउट को डिस्कस करूंगा। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि गुडविल क्या चीज होती है। तो गुडविल का मतलब बताया था कि गुडविल एक तरीके से इंटेंजिबल पावर होती है किसी भी बिजनेस की। जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि मैगी जो है उसका इतना बड़ा ब्रांड हो गया कि आज के टाइम में अगर हमें मैगी चाहिए होता है, मैगी एक्चुअली में मैगी कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैगी एक तरीके का ब्रांड है। लेकिन मैगी ने नूडल, जो नूडल एक प्रोडक्ट होता है, उसको रिप्लेस कर दिया। आज हमें यप्पी नूडल चाहिए होता है तो मार्केट में जाके हम नहीं बोलते कि यप्पी नूडल दे दो, हम क्या बोलते हैं, यप्पी मैगी दे दो, बाबा रामदेव वाली मैगी दे दो, ऐसी बोलते हैं ना। अगर हमें इस तरीके के प्रोडक्ट चाहिए होता है तो प्रोडक्ट के केसेस में क्या होता है कि हमें उसका नाम याद आता है, इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। गुडविल का यही रोल होता है। दिस इज इनविजिबल पावर। जी हाँ, दिस इज इनविजिबल पावर ऑफ अ बिजनेस। जैसे सैमसंग अपने नाम से बिकता है, लेकिन अचानक ही कोई मार्केट में नया ब्रांड आएगा तो क्या आपको लगता है कि उसका प्रोडक्ट आप जल्दी खरीदोगे? नहीं, क्योंकि आपका ट्रस्ट नहीं है। गुडविल का मतलब समझते हो? उसका नाम इतना ज्यादा है कि उस कंपनी ने या उस पर्टिकुलर नाम ने आपके ऊपर ट्रस्ट बना रखा है। आप उसके नाम से चीजें खरीद लेते हो, है ना, उसके नाम से चीजें खरीद लेते हो। तो गुडविल क्या है? गुडविल हमने यहां पे बताया कि एक इनविजिबल पावर है जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और गुडविल को इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में भी रखते हैं, वो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैंने आपको यह भी बताया था कि जो गुडविल है, यहां पे गुडविल को समझने के बाद जो गुडविल है वो काफी सारे मतलब यूं समझो फैक्टर से अफेक्टेड होता है कि मैनेजमेंट कैसा है। हमने बताया था कि मैनेजमेंट के अलावा वहां पे आफ्टर से सर्विस कैसी है, फिर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कैसी है, और इसके अलावा कई सारे मैंने फैक्टर बताए थे। मैंने आपको लास्ट क्लास में नेचर ऑफ कस्टमर भी बताया था। एक होता है कैट, एक होता है डॉग, एक होता है रैट। कैट क्या है? जिस घर में रह जाए उसके मालिक बदल जाएं, लेकिन आप वहां से मालिक की वजह से घर नहीं बदलते। मतलब कैट जो है घर नहीं बदलती, इसलिए बोलते हैं अमेजॉन आज उसका मालिक कोई है, अमेजॉन के अलावा मतलब मान लो उसका मालिक कोई और है, अमेजॉन आज कोई और खरीद ले तो भी लोग अमेजॉन से सामान खरीदना नहीं बंद करेंगे। डॉग गुडविल में क्या होता है? डॉक्टर, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल, टीचर्स, इन सब की जो गुडविल होती है डॉग होती है। तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। जहां मतलब ये डॉक्टर जाएगा वहीं उसका पेशेंट भी जाएगा। रैट में क्या होता है? आज यहां से कल वहां से। इस तरीके की जो गुडविल होती है और लोकल मार्केट, लोकल शॉप्स जो ब्रांडेड नहीं होते, यहां पे जो गुडविल होती है वो रेड गुडविल होती है। चलिए, ये तो एक वापस से एक ब्रीफ इंट्रो दिया मैंने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था। मुझसे जो क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों ने वो बताता हूं क्या क्या पूछा है। बट इससे पहले मैं वापस क्वेश्चन पे आऊंगा कि जैसे जैसे टॉपिक आगे आएगा वैसे वैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 3 तरीके का होता है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। जो पहला मेथड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो किया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो पहला मेथड है वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो स्टेप होता है वो 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, पहला स्टेप। जो दूसरा स्टेप होता है वो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का होता है, और जो तीसरा स्टेप होता है वो गुडविल कैलकुलेट करने का होता है। याद होगा लास्ट क्लास में जो हमने आपको 6 क्वेश्चन कराए, उन 6 के 6 क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 फॉलो ही नहीं हुआ, लगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ आया ही नहीं जो यहां पे हमने लिखे हुए हैं। मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि भाई एवरेज प्रॉफिट, टोटल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट ले लो, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो
और जो गुडविल आएगा उसको एवरेज प्रॉफिट, जो गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताता हूं, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा। उसने पूछा कि सर ये क्या है, ये टेबल समझ में नहीं आया। आज वाली क्लास में मैं आपको यही टेबल समझाने वाला हूं। इस टेबल का हम कैसे यूज करेंगे और इससे हम कैसे कैलकुलेशन करके नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे। बट एक बार थोड़ा सा वापस ब्रीफ कर दूं मैं, जो नॉर्मल लॉस होता है और नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग ऐड करते हैं। दोबारा समझो, नॉर्मल लॉस और नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस इसको हम लोग ऐड करते हैं, और नॉर्मल बोला मैंने, एबनॉर्मल वर्ड यूज करना है। नॉर्मल तो आता ही आता है, नॉर्मल का लेना देना नहीं है। एबनॉर्मल लॉस और नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस ऐड करना है, और एबनॉर्मल गेन और नॉन बिजनेस इनकम इनको लेस करना है। क्या रीजन है आज वाली क्लास में और डिटेल में मैं बताने वाला हूं। जो प्लस माइनस करने के बाद आएगा उसको बोलते हैं नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। तो उम्मीद करता हूं जिस बच्चे ने मुझसे ये पूछा था कि सर ये टेबल समझ में नहीं आया, उसका आंसर मिल गया होगा कि अभी आगे चल के हम प्रैक्टिकल करेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। बस ये ध्यान रखो कि अगर ये आइटम होंगे तो ये नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एक बच्चे ने मुझसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस का मतलब क्या होता है, ढंग से समझना। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस का मतलब है जो मैं प्रॉफिट आज कमा रहा हूं, जिस तरीके से मेरा बिजनेस चल रहा है, तो उसी तरीके से अगर मैं अपना बिजनेस आगे भी चलाता रहूं तो फ्यूचर में कितने साल तक यही प्रॉफिट मैं कमाता रहूंगा, कितने साल तक यही प्रॉफिट मैं कमाता रहूंगा, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। देखो लिखा भी है, means for how many years a business will earn same amount of profit because of its efforts। मतलब अपने एफर्ट, जो अभी एफर्ट लगाए हुए हैं, अगर इसी एफर्ट को कंटिन्यू रखते हैं तो बताओ कितने साल तक प्रॉफिट अर्न करती है एक कंपनी। मतलब सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। कई बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि सर नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट क्या रहा है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। और जो नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट है वो कंपनी वही अमाउंट अर्न करती रहेगी, लेस और मोर। मतलब सेल का परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो ऑन एन एवरेज वही परसेंटेज आएगा। अब एक बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्या एग्जाम में गिवन होता है। हाँ, ऑलवेज गिवन होता है। आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा उस सब में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं, मतलब आएगा भी नहीं। हाँ, बीकॉम ऑनर्स जो आगे या सीए की जो क्लासेस होती हैं उनमें भी ज्यादातर ये जो टॉपिक है उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन होता है। चलो एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो अभी टेबल हम बनाएंगे उसमें ये यूज होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सबको पता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें डेबिट साइड हम क्या लिखते हैं, सारे खर्चे लिखते हैं या लॉसेज लिखते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, जिन बच्चों ने भी 11th क्लास में ढंग से नहीं पढ़ा है दोबारा से ढंग से समझ लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड सारे खर्चे आते हैं और लॉसेज आते हैं, और जो क्रेडिट साइड है उसमें इनकम्स आती हैं, गेन्स आती हैं, और प्रॉफिट, हमने कोई प्रॉफिट कमाया वो आता है, और जो बैलेंस आएगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट। जी हां, जो बैलेंस आएगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट। अच्छा जी, ये बात तो क्लियर हो गई सबको, और पता भी चल गया कि मैंने आपको बताया क्या है। चलिए आगे डिस्कस करता हूं। जो आज मुझे एक चीज और डिस्कस करनी है आपसे वो ये जो गोल्डन रूल आप देख रहे हो इसको अच्छे से समझना है। अभी आपने देखा कि डेबिट साइड में हम लोग खर्चे लेते हैं या लॉसेज लेते हैं। अगर आप डेबिट साइड, रिलेशनशिप समझो, डेबिट साइड बढ़ाओगे तो प्रॉफिट घटेगा। दैट मींस मैं ऐसा कह सकता हूं कि डेबिट साइड और प्रॉफिट के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप होता है जी? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब डेबिट साइड अगर आप बढ़ाओगे तो प्रॉफिट घटेगा, डेबिट साइड घटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। दैट मींस नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जबकि जो ये क्रेडिट साइड और प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप की बात करें, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव बोले तो प्रॉफिट, ये क्रेडिट साइड के जो आइटम है या उधर जो अमाउंट है वो बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और घटाओगे तो प्रॉफिट भी
घटेगा, ये रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। दोबारा बता दूं, ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अभी जो टेबल हम करेंगे उसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि ये जो डेबिट साइड है, इधर कोई एक्स्ट्रा आइटम लिख दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इधर से आइटम हटा दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्रेडिट साइड में अगर कोई आइटम लिख दोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्रेडिट साइड से कोई आइटम हटा दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये रूल जो अभी बताया है उसको याद रखना। चलिए, तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं जो जिनके मन में सवाल थे वो क्लियर हो गए। अभी जो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आज वाली क्लास जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, और जो आज वाली क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसलिए मेरी बात को सही तरीके से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो 7 नंबर क्वेश्चन है। कहता है दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस। जब किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सर गुडविल की कैलकुलेशन क्यों की जाती है, उसका भी जवाब दे दूं। देखो, गुडविल की कैलकुलेशन करने के पीछे रीजन ये है कि अगर मैं किसी बिजनेस में एंटर हो जाता हूं, मान लो किसी का चलता हुआ बिजनेस है और उसमें मैं आज ही चला जाऊं तो मुझे आज से ही प्रॉफिट मिलने लग जाएगा, लेकिन उस बिजनेस में मैं नहीं जाता और उस तरीके का कोई नया बिजनेस ओपन करता हूं। मतलब आपके घर के पास में एक हलवाई की दुकान है, उसके यहाँ जो समोसे हैं वो तलता है और उसके पास लोग लाइन लगा के समोसे खरीदते हैं। एक तरीका है कि मैं उसको बोलूं कि चलो मैं आपके बिजनेस को और ज्यादा हेल्प करूंगा बढ़ने में, मेरे को आप अपने बिजनेस में एंटर करा लो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि उसके आसपास ही मैं दुकान ओपन कर लूं। अगर मैं उसके आसपास दुकान ओपन करूंगा तो क्या लगता है आपको कि मेरा बिजनेस उतना चलने वाला है जितना कि उसका चलता है? आप कहोगे सर नहीं। मैं कहता हूं रोज वो 10,000 पे छापता है, तो क्या जरूरी है कि मैं भी 10,000 पे छाप पाऊं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं उसके बिजनेस में चला जाऊं तो शायद जो प्रॉफिट आएगा वो मुझे आज से ही मिलना चालू हो जाएगा। तो जब भी कोई पार्टनर नया बिजनेस में आता है, जी हां, जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो गुडविल लेके आएगा, या कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, या कोई रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है, या कोई फर्म सेल कर रहे हैं या अमालगमेशन है, ये सब आगे चल के पढ़ोगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये आपके कोर्स का पार्ट है। गुडविल की कैलकुलेशन उधर कैलकुलेशन यहां सीखेंगे, और कौन कितना पैसा लेके आएगा वो उस चैप्टर में सीखेंगे। तो प्लीज अभी सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करो। क्यों करते हैं इसका रीजन अभी बताया है, आगे और डिटेल में हम लोग समझेंगे। चलो, ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है जिसको मैं पढ़ रहा था, यहां पे कहते हैं कि दिव्या ने परचेज किया ज्योति का बिजनेस 1 अप्रैल 2019 को, और इसके लिए गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। पिछले 3 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है, ध्यान से देखना। ये पिछले 3 साल में क्या कहता है, 2016-17 में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इसमें एबनॉर्मल गेन है 12,500 रुपए का। 2017-18 में 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट है, और इसमें भी एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस है 25,000 रुपए का। और 2018-19 में 1,12,500 रुपए का प्रॉफिट है, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रॉफिट है। एक्सक्लूडिंग मतलब एक ये जो आगे अमाउंट दे रखा है 12,500, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है इसकी। एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी है, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा है 12,500 रुपए, जो अब से हमें चालू करना है, वो इसमें एडजस्ट नहीं किया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेस। 2 ईयर परचेजेस मतलब जो प्रॉफिट चल रहा है ऑन एन एवरेज, जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वही प्रॉफिट आगे एक कंपनी जो है वो अर्न करती रहेगी। एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं हम लोग इसकी, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट एक फर्म अर्न कर रही है आज, वो अगले 2 साल तक यही सेम एवरेज प्रॉफिट अर्न करती रहेगी। आपको कैलकुलेट करना है गुडविल। चलो जरा देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका जो क्वेश्चन है हो सकता है क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि उनके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे हैं। आपके सवाल का जवाब आगे चल के धीरे धीरे मिल जाएगा, आप विश्वास रखो। अभी क्या करना है आपको, जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन करने का तरीका, पहले उस पर फोकस करो। देखो, ये जो दे रखा है साल, वो दे रखा है 2016-17, तो 2016-17, अगला है 2017-18, और अगला है 2018-19। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन कर रखा है, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ले लेंगे 1 लाख, 1,25,000 और 1,12,500।
यहां लिखेंगे 1,00,000, यहां लिखेंगे 1,25,000, अगर लॉस होता तो ब्रैकेट में लिख देते, और ये लिखेंगे 1,12,500। अब यहां पे 2016-17 में कहता है 1,00,000 रुपए, और इसमें कहता है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन 12,500। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर एबनॉर्मल गेन क्या होता है। देखो, एबनॉर्मल गेन मतलब मान लो कोई इंश्योरेंस क्लेम का पैसा हमको मिल गया। एबनॉर्मल गेन कितने का भाई? एबनॉर्मल गेन ये बता रखा है 12,500 रुपए का। मान लो कोई इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा है वो बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आया। जैसे मान लो, जैसे हलवाई की दुकान है, तो हलवाई कैसे पैसा कमाता है? हलवाई पैसा कमाता है अपने समोसे या फिर जो सामान है वो बेचने वाला, वो एक दूध की डेयरी वाला दूध, दही, मक्खन, पनीर बेच के पैसे कमाता है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अगर मान लो वो उसके पास एक टीवी है और टीवी पुराना था, उसको लग रहा था 500 रुपए का बिक जाएगा, लेकिन उसने ऐसी तुक्के में बोल दिया भाई 700 रुपए का बेचूंगा, और एक बंदे ने 700 रुपए में खरीद लिया, तो 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया एक तरीके से। ये एक तरीके से नॉन बिजनेस प्रॉफिट है। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट्स को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड है नहीं है, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। और मैंने आपको कहा था अगर क्रेडिट साइड को कम करोगे, तो क्रेडिट साइड को कम करोगे, ये देख रहे हो, क्रेडिट साइड को कम करोगे तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे इसको। ये रीजन के साथ बताया कि क्यों लेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे? एबनॉर्मल गेन लेस करेंगे, और कितना है ये? 12,500 रुपए था, वो हम यहां पे माइनस कर देंगे। अगला आइटम देखो जरा, अगला क्या दे रखा है? 2017-18 में ये कहता है 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट है। ये तब है जब एक एबनॉर्मल लॉस हो गया 25,000 रुपए का। अच्छा जी, एबनॉर्मल लॉस हो गया, मान लो लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस होता है। अब ये एबनॉर्मल लॉस हो गया, और ये लॉस हुआ है इसको 25,000 रुपए का। मुझे ये बताओ, क्या हर साल ये लॉस होता ही रहेगा? नहीं। जैसे मैंने बोला, ये हर साल क्या टीवी बेचेगा? नहीं बेचेगा ना। ऐसी क्या ये लॉस बाय फायर हर साल होगा? नहीं होगा। तो ये एबनॉर्मल लॉस है जिसे हमने पीएल अकाउंट में तो लिया है, लेकिन ये हर साल नहीं होगा, इसलिए हम इसको हटा देंगे। अगर आप डेबिट साइड से हटाओगे आइटम, मतलब कम करोगे, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहां पे प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। ये सबसे डियर बेस्ट तरीका है, और ये गोल्डन रूल है जो मैं बता रहा हूं आपको। तो एबनॉर्मल लॉस है, ये कितने का है जी? 25,000 रुपए का है। जो जिस साल का होगा उसी साल लिखोगे। अगला क्या कह रहा है? अगला है 18-19 में 1,12,500 रुपए का प्रॉफिट है। कहता है एक 12,500 रुपए, 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम का हर साल देना पड़ेगा, क्योंकि हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हर साल अब इंश्योरेंस कराना है अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी का। ओके, तो क्या आपको नहीं लगता कि हर साल हमें इंश्योरेंस कराना पड़ेगा? अगर हर साल हमें इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस तो अब हर साल का खर्चा बन गया। इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल 12,500 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में भी होता रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसको कंसीडर करना है, बिजनेस से रिलेटेड है। और मैंने कहा जैसे पीएल अकाउंट का डेबिट जो है वो बढ़ गया है, तो डेबिट साइड अगर बढ़ाओगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हम क्या कर देंगे? प्रॉफिट को घटा देंगे। तो इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे? फर्म्स प्रॉपर्टी प्रीमियम, या प्रीमियम ऑन या इंश्योरेंस प्रीमियम लिख लो, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। ये लो जी, फार्म की प्रॉपर्टी पे 12,500 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम लगेगा। देखो, ये जो गोल्डन रूल है ना, ये मेरा बनाया हुआ तरीका है, मैं आपको बता दूं। और अगर मुझे बताना होता तो डायरेक्ट मैं आपको फिर ये टेबल बोलता कि टेबल रट्टा लगा लो, लेकिन मैंने आपको टेबल बताई तो सही, लेकिन रट्टा नहीं लगवाया। आना वही है, लेकिन रीजन के साथ मैंने बताया कि वाई, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं तो ये टेबल रटवा देता। टेबल बताया भी, समझाया भी, और ये गोल्डन तरीका जो मैं बता रहा हूं आपको, ये गोल्डन तरीका मेरा है। ठीक है।
एक बच्चे ने मुझसे गोल्डन रूल दोबारा पूछा है। देखो गोल्डन रूल में ये रूल आप याद रख लो, ये रूल अगर याद रखोगे ना और ये एक टी शेप पीएल अकाउंट बना लोगे, सारी की सारी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। ये गोल्डन रूल इतना आसान है। डेबिट साइड और पीएल अकाउंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा रिलेशनशिप होता है? कहने का मतलब ये है कि अगर डेबिट साइड आप बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम होगा और डेबिट साइड घटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। पीएल अकाउंट में अगर ये क्रेडिट साइड अगर बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा और क्रेडिट साइड घटाओगे तो प्रॉफिट घटेगा। इस तरीके का रूल होता है, ये रूल आपको याद रखना है। चलो ये मैंने आपको पूरा बता दिया ये किस तरीके से है, और इसके बाद इसका प्लस माइनस करोगे तो ये 87,500 आएगा, ये आएगा 1,50,000 और ये आ गया 1 लाख। आप कैलकुलेट करोगे तो दिस इज नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। अब जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट जो है उसको प्लस करेंगे, 87,500 प्लस 1,50,000 और प्लस 1 लाख, ये आ गया। 3 साल है तो 3 से डिवाइड करो, ये डिवाइड करने के बाद जो फिगर है वो आ गया हमारे पास 1,12,000, नहीं 1,12,500 नहीं आएगा, ये कितना आएगा कैलकुलेट ही कर लेते हैं, मेरे को तो डायरेक्ट आंसर पता है। ये कैलकुलेट करोगे 87,500, 1,50,000 और 1 लाख, ये आएगा 3,37,500। 3 से डिवाइड करोगे तो 1,12,500, ये आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। और इसके बाद जो कैलकुलेशन करेंगे ये आएगा 1,12,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, क्वेश्चन में गिवन है 2 साल, 2 ईयर परचेजेस है। अब यहां पे भी रीजन बता देता हूं, कुछ बच्चे जो पूछ रहे थे नंबर ऑफ ईयर परचेजेस का मतलब क्या है। ये जो 1,12,500 रुपए का प्रॉफिट आया ना, हमें लग रहा है कि 1,12,500 रुपए एवरेज प्रॉफिट जो है वो अगले 2 साल तक हम कमाते रहेंगे। तो ये जो अगला 2 साल है दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। और जो प्रॉफिट हम कमाते रहेंगे अगले 2 साल तक उसको नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आएगा वो गुडविल आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? गुडविल आएगा। तो यहां पे कैलकुलेट करने से जो गुडविल आ गई हमारे पास वो आई है जी 2,25,000 रुपए। दिस इज कॉल्ड फर्म्स गुडविल। अब आगे चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी, बट इससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समझो आप में से बहुत सारे बच्चों की एक बुरी आदत होती है, मैं बताता हूं बुरी आदत क्या है। मतलब बुरी आदत उस सेंस में नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये आदतें जो होती हैं कुछ अच्छी होती है, गुड हैबिट कुछ बैड हैबिट। बैड हैबिट क्या है? मान लो किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि मैंने ये क्या किया। वैसे तो मुझे पता है सबको समझ में आ गया होगा जो मैंने ये किया है, लेकिन अभी भी एक बच्चा मुझे कह रहा था सर गोल्डन रूल दोबारा बता दो। देखो कोई चीज अगर आपको क्लियर नहीं हुई कोई बात नहीं, अगर क्लियर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप याद रख लो। जी हां, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप अच्छी तरीके से पहले याद रख लो, और उसके बाद अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मैं बता रहा हूं उसको कर लो। अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे और वहीं अटके रहोगे, कुछ बच्चों की आदत होती है कोई चीज नहीं समझ में आए तो वो वहीं अटके रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अब वो तो वहीं अटके रह गए, लेकिन जो बाकी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होगी वो क्या होगी? मैं तो आगे बढ़ गया, वो वहीं पे है, तो जो पॉइंट पे वो अटक गया था वहां तो वो अटक ही गया, और आगे जो मैंने बता दिया वो भी सब गायब हो गया, वो भी सब गायब हो गया। इस तरीके की प्रॉब्लम बताऊं और कहां होती है? जब क्लासरूम में आपको टीचर पढ़ा रहे हैं और मान लो उन्होंने कुछ नोट करवाया और बोला साथ के साथ नोट कर लो, तो कुछ बच्चों की आदत होती है नोट करते रहेंगे। अब कोई चीज छूट गई और टीचर ने मान लो मिटा दिया या हटा दिया, डिजिटल हो तो हम तो हटा देते हैं, और अगर कोई बोर्ड पे पढ़ाया तो मिटा दिया। अब मिटा दिया तो एक बच्चा वहीं लटका रहेगा, अब वो आगे लिखेगा ही नहीं। जबकि हम जैसे समझदार लोग क्या होते हैं, क्या करते हैं, जो मिट गया वो छोड़ दो, जो आगे है उसको नोट करना चालू कर दो, और बाद में जब आप उसको देखोगे समझ में आ जाएगा, या किसी के रजिस्टर से नोट कर लेते। तो ये जो तरीका बताया है उस तरीके को समझो। कोई पॉइंट नहीं समझ में आता मत घबराओ, जो मैं समझा रहा हूं ये मेरे पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं, कोई यूं ही नहीं बता रहा चीजें। और इतना डेप्थ पढ़ाना ये भी इतना आसान नहीं है,
ये तो मैं आपको इसलिए डेप्थ बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपको कुछ बनाना है। अभी शायद आपको लगे कि बहुत ज्यादा डेप्थ हो रहा है, लेकिन जब कोई बच्चा आप में से सीए में एडमिशन लेगा, जब कोई बच्चा आप में से आगे चल के एमबीए पढ़ेगा, कोई बच्चा बीकॉम ऑनर्स करेगा, पता है वो अपनी पीठ थपथपाएगा और मुझे याद करेगा उस दिन कि हाँ, सर ने जो पढ़ाया ना वो रियली उसकी बदौलत आज हमारा बेस मजबूत है और आज हम हर चीज को बहुत आसान तरीके से टैकल कर पा रहे हैं। तो इसलिए जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ो, और कोई चीज नहीं समझ में आती तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बाद में उसको दोबारा रिपीट कर लेना। चलो मैं एक बार दोबारा से बता दूं, 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कैलकुलेट नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, वो बता दिया। और तीसरा स्टेप होता है गुडविल। पहले क्वेश्चन में जी जान लगा दिया मैंने, अगला जो क्वेश्चन करोगे बहुत स्मूथली समझ में आ जाएगा। बस फिर बता दूं, ये फंडा याद रखना है, डेबिट साइड और प्रॉफिट के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, क्रेडिट साइड और प्रॉफिट के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। बस इतना याद रखो, क्रेडिट साइड और प्रॉफिट के बीच में पॉजिटिव मतलब ये एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, एक घटा तो दूसरा भी घटा। और डेबिट साइड और प्रॉफिट के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप, एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा और एक घटा तो दूसरा बढ़ेगा। इस तरीके का रिलेशनशिप होता है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है, कहता है अभय, बाबू और चारू ये 3 पार्टनर है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली दे रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अगर इक्वली दे रखा है तो ले लो। आगे कहता है दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। दमन एक नया पार्टनर आया इनके यहाँ पे। अब मैंने बोला कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको अगर प्रॉफिट मिलेगा तो गुडविल भी पैसा लेके आएगा वो, और किसको देगा? जो पहले से पार्टनर है उसको देगा। ये सब स्टोरी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। और मुझे बड़ा अजीब लगता है, हो सकता है वो बच्चा सुन भी रहा हो। अभी पीछे क्या है, मेरे से एक बच्चे ने बोला सर पार्टनरशिप पूरी तो करा दो। इसका मतलब यह है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ना अपना सिलेबस कंटेंट ही नहीं देखते हैं, कह रहे हैं पार्टनरशिप पूरी करा दो। अरे यार, पार्टनरशिप में चैप्टर पता है कैसे चलता है? क्या मैं अगला चैप्टर इस चैप्टर के बिना करा सकता हूं? नहीं करा सकता। मेरे कराने का एक तरीका है, मैं उसी तरीके से चलूंगा। अगर आप बोलोगे कंपनी करा दो, नॉट पॉसिबल। और पार्टनरशिप भी कराऊंगा तो पहले गुडविल बताऊंगा, तभी तो पार्टनरशिप बताऊंगा। क्योंकि आगे चल के जब गुडविल का टॉपिक आएगा तो ये कौन बताने आएगा, या गुडविल की कैलकुलेशन कौन सिखाएगा? तो इसका मतलब है उस बच्चे ने अपना सिलेबस का कंटेंट ही नहीं देखा। मेरी बात का बुरा मत मानना डियर, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सही रास्ते पे लेके आऊं, और कुछ गलती कर रहे हो तो मैं आपको समझाऊं। ये कई बच्चे मेरे शब्दों को गलत वे में ले लेते हैं, मीन्स ऐसे लगता है कि मैं टोंट मार रहा हूं। नहीं, टोंट नहीं मारा, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं और दिल से प्यार करता हूं। मैं अगर स्टार्टिंग के एज की बात करूं, जब मैं पढ़ाने की फील्ड में स्टार्टिंग में आया तो मैं बच्चों को, क्योंकि सब टीचरों का एक तरीका होता है, तो मैं भी ट्रेडिशनल टीचर की तरह बच्चों को बहुत पीटता था। और रियली मैं तो सच में बहुत ज़्यादा पीटता था। फिर 2-3 साल 4 साल बाद मुझे लगा कि नहीं यार, पीटने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। एक तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है कि बताने का एक ऐसा तरीका है जिससे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए। और बातों से मार दो बच्चे को, बजाय इसके कि मैं हाथ का इस्तेमाल करूँ। तो इसलिए हाथ का, डंडे का, वो बहुत साल पहले मैं छोड़ चुका हूँ। और मैं सिर्फ बातों से, आप लोगों को मारने का नहीं, आप गलत वे में मत लो, मारने का नहीं, मतलब बातों से आपको हर्ट, मतलब एक तरीके से फील कराऊं चीजों को। तो लेकिन मैं आपको बोलूं, अगर नंबर आपके अच्छे आएंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और समझो ना, आपको डांटने से क्या मुझे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इससे मेरे और आपके रिश्ते खराब होंगे, इससे मेरा और आपका जो रिलेशनशिप है वो खराब होगा, है ना? तो ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है कि अगर आपको मुझे एक अच्छा बच्चा बनाना है, अच्छी तरीके से लेके आना है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको डांटूं भी, अगर गलत किया तो उस पर समझाऊं भी। तो प्लीज, जो बच्चा इस तरह से समझ रहा है कि पार्टनरशिप कराई नहीं पूरी, अभी पिछला चैप्टर किया, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के बिना हम अगले चैप्टर पे नहीं जा सकते। और बता दूं, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे चैप्टर लाइन से चलेंगे, कोई भी चैप्टर बीच में हम स्किप नहीं कर सकते। और बता दूं, जब तक 6 तक के सारे चैप्टर खत्म नहीं होंगे तब तक हम इवन 7 नंबर चैप्टर नहीं खत्म होगा तब तक हम 8, 9, 10 नहीं करेंगे, क्योंकि 8, 9 और 10 जो है वो कंपनी से रिलेटेड चैप्टर है। समझ गए? तो मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब है वो मिल गया होगा। चलो आओ जरा, ये 8 नंबर क्वेश्चन पे आऊं। 8 नंबर क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, एक नया पार्टनर है, यहां तक तो सब कुछ ठीक है। आगे पढ़ो। कहता है फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी calculated on the basis of 4-year purchases. Point to be noted, 4-year purchases, 4 साल के
प्रॉफिट के बेसिस पे ये कैलकुलेट करने को बोला गया है यहाँ पे। परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है और 4 ईयर परचेजेस है। आगे पढ़ना, ये लाइन स्किप कर देते हैं बहुत बार पढ़ते वक्त। These profit for the year ended 31st March 2015, 31st March 2016, 31st March 2017 और 31st March 2018, 31st March 2019। जी हाँ, जो ये प्रॉफिट्स आप देख रहे हो ये इन डेट्स को दे रखी है कि 150, 350, फिर ये 5 लाख, फिर 7 लाख 10 हजार, और यहां पे ध्यान रहे ये लॉस है और 31 मार्च 2019 का लॉस है। नाउ कहता है 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 मतलब 2019, 31 मार्च 2019 का अगर प्रॉफिट है तो साल कब चालू हुआ होगा? 1 अप्रैल 2018 को। वो साल 1 अप्रैल 2018 को चालू हुआ होगा। तो इस 2019 के बारे में कह रहा है ये, 1 अप्रैल 2019 को एक कार जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए है उसको खरीदा एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब ये गलत है, रेक्टिफिकेशन है यहां पे गलती क्या हुई, इसने गलती से डेबिट कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस में, रेक्टिफिकेशन है। अब इसको आप नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बोल सकते, नॉर्मल लॉस नहीं बोल सकते, एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस कोई लेना देना नहीं है। और जो फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट में ये आइटम भी नहीं लिखा हुआ, समझ गए? तो इसलिए डेप्थ स्टडी बहुत जरूरी होती है। अगर आपको डेप्थ पता होगा तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ आगे जो ये कहता है यहां पे कि ये एक तो गलती ये हो गई कि 1 लाख रुपए का जो खरीदा और उसे गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस में ले लिया, जबकि कार खरीदना एक तरीके से कैपिटल एसेट होता है, उसको खर्चे में ले लिया। एक गलती तो ये होगी। दूसरी गलती क्या हुई, उस साल डेप्रिसिएशन लगाना था इस कार पे, तो जब उसको खर्चा मान लिया तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा, तो एक तो ये लगाना है, मतलब ये रेक्टिफिकेशन है। आगे क्या कहता है, कहता है एक इंटरेस्ट है 10,000 रुपए का, किस पे है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये नॉन बिजनेस और बिजनेस क्या होता है। जैसे मान लो एक कपड़े की दुकान है, तो वो लोग क्या करते हैं, मान लो कपड़े की दुकान में पैंट शर्ट के कपड़े बेचते हैं, या फिर साड़ी बेचते हैं, या पैंट बेचते हैं, शर्ट बेचते हैं, टी शर्ट बेचते हैं, ये उनका बिजनेस है। उनके यहाँ पे एक टीवी लगा था, अब उनको लगा यार कि ये टीवी ना बेच देते हैं, नए मॉडल का टीवी लेके आते हैं, मतलब हाई क्वालिटी वाली जो टीवी है वो लेके आते हैं दुकान में। भाई आपको पता है ना, जो लाला लोग हैं उनको लगता है कि दुकान के पास एक टीवी भी होना चाहिए, न्यूज़ सुनते रहेंगे मान लो, या आपको भी पता है कि मान लो उनको लगता है कि भाई टीवी होना चाहिए एंटरटेनमेंट पर्पज से, जब हम खाली बैठे रहें और कोई कस्टमर ना आए तो कम से कम टीवी देखते रहें। उन्होंने अपना पुराना टीवी बेच दिया। पुराना टीवी मान लो 500 रुपए का लग रहा था कि 500 रुपए का तो बिक जाएगा, उनको मान लो रिप्लेसमेंट की बात करता हूं, चलो मान लो नया टीवी लेने गए और उनको लग रहा था कि 500 रुपए में तो दुकानदार मुझसे पुराना टीवी ले लेगा, लेकिन जब वो देने गए तो उसने बोला 700 रुपए मिल जाएंगे आपको इस टीवी के। बल्ले बल्ले यार, मजा आ गया। तो 500 का इसको लग रहा था बिकेगा, 700 का बिक गया, 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्या आपको लगता है कि ये प्रॉफिट बिजनेस से रिलेटेड है या नॉन बिजनेस है? नॉन बिजनेस है, क्योंकि उसका काम किस चीज का है? कपड़े का है, कपड़े का काम है, और बेचा क्या उसने? टीवी। तो टीवी बेचना नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो गई और कपड़े का काम बिजनेस एक्टिविटी हो गया। तो मेरे ख्याल से नॉन बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। नाउ अब इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे कि उसका कपड़ा खरीद के लेके आता है, तो ये कपड़े में इन्वेस्टमेंट जो है वो तो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या, मान लो उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है, या किसी को उसने ब्याज पे पैसे दे रखे हैं और वो पैसा बिजनेस से ही निकाल के ब्याज पे दे रखा है और उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो ये कौन सा इंटरेस्ट हो गया? नॉन बिजनेस एक्टिविटी का इंटरेस्ट हो गया। नाउ ये नॉन बिजनेस ट्रेड इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से, जो क्रेडिट किया उसने इनकम, क्रेडिट टू इनकम। क्रेडिट टू इनकम का मतलब है क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मतलब ये 2018 की बात कर रहे हैं, एंड 2019 मतलब ये 2019 की बात कर रहे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर परचेजिंग द एडजस्टिंग द अबव। ऊपर वाली सारी एडजस्टमेंट करनी है, फिर आपको इसको देखना है। चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर कुछ बातें और करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 है और आपको जो डेट बता रखी है वो 31/3/2018 की डेट है एक तो भाई 31/3/2018 की डेट है तो वही लिख लो पूरा, वो ज्यादा ठीक है।
और 31/3/2019 की डेट है वो लिखो। अब ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं, हुआ क्या है, 2018 की बात नहीं, 2019 की बात करते हैं पहले। 2019 में ये कह रहा है कि कार खरीदी लेकिन गलती से उसने ट्रेवलिंग एक्सपेंस करके 1 लाख रुपए लिख दिया। क्या आपको लगता है कि 1 लाख रुपए ट्रेवलिंग एक्सपेंस का है? नो। 1 लाख रुपए इसने जो पीएल अकाउंट में, खर्चा कहां लिखते हैं पीएल अकाउंट में? डेबिट में लिखते हैं ना। तो ये जो 1 लाख रुपए वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस का नहीं है, एक्चुअल में वो कार का है, लेकिन गलती से उसने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया। ये बिल्कुल गलत है, ये हमें नहीं चाहिए। मैंने आपको गोल्डन रूल बताया है ना। ये गोल्डन रूल में क्या बताया कि जो पीएल अकाउंट है, ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में 1 लाख रुपए लिखा था, जो सरासर गलत है। वो 1 लाख रुपए यहां नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, ये हटा दो। तो आपने अगर डेबिट साइड कम कर दी, पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड, डेबिट साइड क्या कर दी? कम कर दी। यहां पे आपको समझाने के लिए अब ये स्टोरी हटाई दो, अब सिर्फ इतनी सी बात याद रखो तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी। हो सकता है इस पे फोकस पड़ रहा हो तो आपको थोड़े से समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो इस चीज को समझो। आपने डेबिट साइड कम कर दी, भैया डेबिट साइड कम कर दोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हाँ, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कार, कॉस्ट ऑफ कार wrongly included in ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब मैंने कहा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो बढ़ा दो। कितने से? 1 लाख रुपए से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 1 लाख से हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया। और सॉरी, ये 2018 में नहीं आएगा, ये बात 2019 की हो रही है, तो 2019 में आएगा। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर आपने 2018 और 2019 का लिया, ये पीछे का क्यों नहीं लिया? ये पीछे का इसलिए नहीं लिया क्योंकि इससे रिलेटेड कोई नीचे डाटा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 2018 और 2019 में 2019 का लॉस है, तो आपको ये लिखना है, मैं ये लिखना रह गया था, ये लिखो 7,10,000 पे और 5,90,000। अगर कोई लॉस हो तो उसे ब्रैकेट में लिखना बनता है। किसमें लिखना है? ब्रैकेट में लिखना है। चलो, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब 2018 और 2019 दोनों में इसको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। ओके, 10,000 रुपए का जो इंटरेस्ट मिला है, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है, ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी है? मुझे नहीं चाहिए। 2018 में भी इसने ऐसा किया होगा, 2019 में भी यही किया होगा, मुझे नहीं चाहिए। तो आपने क्रेडिट साइड क्या कर दिया? देख रहे हो, क्रेडिट साइड क्या कर दिया? क्रेडिट साइड कम कर दिया। अगर क्रेडिट साइड हम कम करेंगे तो प्रॉफिट भी हमारा कम हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग लेस करेंगे, और यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, 10,000 पे और 10,000 पे। अब एक राज की बात मुझे और बतानी है जो निकल के आती है, बताता हूं। अगर हम इस 1 लाख रुपए को एसेट मानते हैं, क्योंकि ये कार खरीदी, और कार खरीदी तो कार एक तरीके की एसेट है, क्या आपको नहीं लगता कि अगर कार खरीदी है और उस पर एसेट है तो एक तरीके से उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा उस साल? और कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 1 साल का। खरीदा कब उसने? 1 अप्रैल में खरीदा। साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2019 को। कितना टाइम यूज किया कार? पूरे 1 साल। तो 1 साल का सीधा सीधा 25%, 25,000 पे डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए। अब आपको लगता है ये कोई वो बच्चा कर पाएगा क्वेश्चन जिस बच्चे ने रट्टा लगा रखा हो? बिल्कुल नहीं कर सकता। और बच्चे की छोड़ दो, ये टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि उनको अगर रटा हुआ है कॉन्सेप्ट तो फिर नहीं कर पाएंगे। जिसको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता है वही ये कर सकता है क्वेश्चन। समझ में आया? ये 25,000 पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये डेप्रिसिएशन का है। तो यहां पे प्रॉफिट, ये देख रहे हो यहां पे ये बढ़ रहा है, मतलब एक तरीके से डेबिट साइड बढ़ा रहे हो, तो डेबिट साइड बढ़ाओगे तो प्रॉफिट कम होगा। तो इसलिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। चील, कौवे, तोते सब उड़ जाते हैं अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से नहीं पता होगा तो। डेप्रिसिएशन ऑन कार, और कौन से साल में लोगे? इस साल में, क्योंकि 2000 ये जो है वो 2017-18 एक तरीके से, और ये 2018-19 है। मैं लिख दूं यहाँ पे 2017-18 है, और एक तरीके से 2018-19 है, ये लिखेंगे। ये टोटल करो तो ये टोटल मतलब एक तरीके से प्लस माइनस करके ये आएगा 7 लाख रुपए,
और ये प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे, तो माइनस करके ये जो आएगा वो लॉस ही आ रहा है 5,25,000 का। आप कैलकुलेट कर लेना। देखो ये 5,90,000 है माइनस का और प्लस का 1,00,000, तो 4,90,000 आ जाएगा। और 35,000 और माइनस करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये रूल तो आपको पता है। ये पिछले 2 साल का आपके पास डाटा आ गया। अब क्या करोगे, कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। तो पिछले 1, 2, 3 इनमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं, तो ये तीनों का प्रॉफिट एज इट इज लिख लो। कितना प्रॉफिट है जी, तो 1,50,000, तो ये लो जी 1,50,000। अगले साल का 3,50,000 है, लिख लिया। उससे अगले साल का है 5 लाख, लिख लिया। अभी हमने कैलकुलेट किया है, एक आया हमारे पास 7 लाख प्रॉफिट है, तो प्लस करोगे। और अभी अभी हमने निकाला है एक माइनस है 5,25,000, तो उसको माइनस करोगे। कर दिया माइनस। ये कैलकुलेट करो टोटल, और इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। माइनस अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अगर आ गया ना, तो इसके अलावा आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। आप टोटल कर लो, ये आएगा 11,75,000 डिवाइड 5 कर लो भैया डिवाइड। ये डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा ये आ गया 2,35,000, 2,35,000। नाउ अब एवरेज प्रॉफिट है 2,35,000, मतलब कंपनी को लगता है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट 2,35,000 है वो अगले 4 साल तक हम कमाते रहेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस बोले तो यही कहलाता है ये 4 साल। तो आप कैलकुलेट करोगे 9,40,000 आएगा। डियर इससे आसान तरीका बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल दिमाग से परे है। और मजे की बात बताऊं, अगर जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किया मैंने, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए ना, तो आगे किसी भी तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जो तरीके बताएं डियर, ये तरीके पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे तभी जाके आप आगे कर लोगे। एक बात मुझे आपसे शेयर करनी है। अभी पीछे क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास जो डाउट सेशन है वो तो मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका है उसमें डाउट सेशन रहते नहीं है, डाउट रहता नहीं, क्योंकि ये भी जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है वो लाइव चल रही है क्लास, और वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और जितने भी बच्चे इस क्लास को बाद में पढ़ेंगे वो भी इसको लाइव रिकॉर्डेड क्लास हम बोलते हैं, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग में चली है क्लास ये। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो छोटे मोटे डाउट होते हैं, छुट-पुट तो पूछ लेते हैं क्लास में, तो हम उनको डिस्कस कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ कि गड़बड़ क्या होती है। जो कुछ बच्चे हैं उनकी एक जो आदत होती है वो किस तरीके से है। जैसे अभी इस पूरे चैप्टर में करीब 48 क्वेश्चन है, ऐसे पिछले चैप्टर में 92 क्वेश्चन थे। आपको बता दूं कि जो बुक है, जो बुक मैंने रिकमेंड करी है, ये बहुत अच्छी किताब है। आप किसी भी स्कूल में बेशक कोई भी किताब लगी हो, कोई भी किताब लगी हो, फिर कह रहा हूं मैं, आपके स्कूल में कोई भी किताब लगी हो, लेकिन आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको टी.एस. ग्रेवाल बाई करनी है, अगर आपके पास नहीं है तो, और उसी किताब से पढ़नी है। टी.एस. ग्रेवाल मार्केट से जाके खरीद सकते हो और उसी से पढ़ना। लेकिन एक दुविधा क्या है टी.एस. ग्रेवाल की, कि ये हर साल ना अपनी बुक को अपडेट करते हैं। पहले क्या था इस किताब की खासियत, कि पहले जो किताब एक बार बना दिया वो अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल सेम। एनसीईआरटी की किताब कैसे, जितने बच्चे जिनके पास मैथ्स है उनको पता है, जैसे 10th क्लास में भी मैथ्स पढ़ी है, तो एनसीईआरटी की किताब कितने साल से सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज है, तो हम पुरानी किताब भी खरीद के पढ़ लेते हैं। एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा अंदर की बात बता रहा हूँ। ये प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए और बुक की सेल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बुक में, और थोड़ा सा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अपडेट नहीं करते, बहुत हल्का सा माइनर सा अपडेट होता है, माइनर सा। उसमें क्या करते हैं, ये 2-3 क्वेश्चन और ऐड कर देंगे और क्वेश्चन की सीरीज ऊपर नीचे कर देंगे। सीरीज मतलब जो क्वेश्चन 5 नंबर पे उसको 14 नंबर पे कर देंगे। जैसे मैं जो आपको बता रहा हूं, आपको पता है ये जो क्वेश्चन है जो अभी मैं करा रहा हूं, इसमें बीच में भी इन्होंने ऊट पटांग कर दिया। पहले इसको एक ही कैटेगरी में कर रखा था, क्वेश्चन आगे पीछे कर रखा था। अब क्या इन्होंने फिर आगे पीछे कर दिया, अगले साल फिर आगे पीछे कर देंगे, तो क्वेश्चन आगे पीछे कर देते हैं। तो जितने भी बच्चे जो पढ़ रहे हो, अगर उनके पास किताब है तो ठीक है, जो मैं आपको नंबर भेजता हूं उस नंबर को आप अपनी किताब में लगा लो।
इतने क्वेश्चन से ऊपर अगर 4 क्वेश्चन आ गए या 2 क्वेश्चन नीचे हो गए, कम हो गए, तो घबराने की बात क्या है यार। जो तरीके मैंने बताए हैं उन तरीकों को आपको फॉलो करना है और आप उसके बाद किसी भी किताब से क्वेश्चन करोगे, अगर आपने मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आप क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। एक दुविधा पता है, एक पुरानी कहावत है कि इंसान जो है वो रोता उसी के लिए है जो उसके पास नहीं है, जो है उसकी खुशी कभी नहीं मनाएगा। एक बार की बात है कि एक इंसान जो है वो सड़क पे नंगे पांव तो क्या कहोगे, मतलब जूते पहने हुए थे लेकिन फटे हुए जूते थे, उसे नंगे पांव ही बोलोगे, क्योंकि कैसा है कि उसके नीचे जो सोल है वो उधड़ा हुआ है और वो चले जा रहा है, लेकिन तेज धूप है, सड़क जो है वो तप रही है और उस पर जैसे ही उसका जो पंजा पड़ता सड़क पे तो इसको जलन सी होती और अपने मन में कोसता कि भगवान तूने मुझे गरीब क्यों बनाया, तूने मुझे गरीब क्यों बनाया, और अपने आप को खूब कोसे जा रहा था कि तूने मेरे साथ ऐसा ही क्यों किया। आगे चलता है तो वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक भिखारी बैठा हुआ है और भीख मांग रहा है, और उसने ध्यान से देखा तो उसके पैर नहीं है। थोड़ी देर वो सोच के उसको देखता है, सोचता रहता है और फिर मन ही मन भगवान को शुक्रगुजार करता है कि थैंक गॉड कि कम से कम मेरे पैर तो हैं। वो इंसान संभल गया और आपको लगता है कि जितने कोस के और जितने धीरे धीरे वो पहले चल रहा था कि अभी भी चलेगा, नहीं, अब वो बहुत तेजी में चल रहा है, हंसते खेलते चल रहा है और मजे से झूमते हुए चल रहा है कि थैंक गॉड भगवान कि कम से कम मेरे पैर तो हैं। बहुत सारे इंसान की ये प्रॉब्लम होती है कि वो उस चीज पे फोकस करता है जो उसके पास नहीं है। हम में से भी ये प्रॉब्लम है और हम बच्चों की भी ये प्रॉब्लम होती है। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए ना तो वो उसके लिए रोना मचा लेंगे, लेकिन ये जो 92 क्वेश्चन कराए पिछले चैप्टर में उसको नहीं देखेंगे। ये जो 48 क्वेश्चन इस चैप्टर में कराऊंगा शायद उसकी तवज्जो नहीं है, लेकिन वो 2 क्वेश्चन इधर उधर हो गए या कुछ एक्स्ट्रा आ गए तो उसके लिए रोना धोना मचा देंगे। गलत तरीका है ये। तरीका पता है क्या है, जो पहले मैंने कराए उस क्वेश्चन पे इतने अच्छी तरीके से हो जाओ कि कोई भी बंदा कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, या आपके टीचर पूछे या एग्जाम में आए तो 100% क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाओ। ये तरीका होता है करने का, इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, समझे। इसलिए नहीं कि वो 2 क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए रोना धोना मचा लो। क्योंकि पीछे मेरे पास व्हाट्सएप आया, बच्चे कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन बता दो, मैं इसमें अटक रहा हूं। अरे भाई उस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी कर लो ना, वो क्वेश्चन तो बाद में भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, आप दोबारा रिवाइज करो, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मैं जानता हूं जो आपको बातें बता रहा हूं उस चीज को आप समझोगे और वो गलतियां रिपीट नहीं करोगे जो बाकी बच्चे करते हैं। आपको बता दूं, मुझे आज भी याद है हमारे बैच में काफी सारे बच्चे रहते हैं जो टॉपर रहते हैं, और बैच के अलावा जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में बच्चे होते हैं वो उसमें से भी बहुत सारे बच्चे टॉपर निकलते हैं। बस हमारी खासियत क्या है कि हम दिखावा नहीं करते औरों की तरह कि बच्चों के मतलब दिखावा बता दिया। थोड़ी सी मेरी आदत है, दिखावा में थोड़ा सा मैं बिलीव नहीं करता। तो वो बच्चे भेजते हैं हमारे को, अपनी मार्कशीट भेजते हैं कि सर देखो मेरे 95 आए, 98 आए, 99 मार्क्स आए, मेरे खुशी होती है मुझे। उन लोगों की जो आदत होती है ना वो ये होती है, जो आता है उसको अच्छे से करेंगे, जो नहीं आता उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन मैं जब पढ़ाता हूं तो आपने देखा भी कि मैं जो पढ़ाता हूं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कराता हूं और आपको सोचने का तरीका भी बताता हूं, तो प्रॉब्लम यहां खत्म हो जाती है। खैर, जो बातें डिस्कस की अच्छी तरीके से समझ ली होगी आपने। जो दूसरे बच्चे गलती करते हैं वो आप नहीं करोगे। रजिस्टर को सही तरीके से मेंटेन करो। जो क्वेश्चन मैंने आज बताया वो आज ही कर लो। सोचने का तरीका जो है आज बताया तो आज याद रहेगा, कल क्वेश्चन करोगे नहीं याद रहेगा, और 2 दिन बाद तो भूल जाओ तुम क्वेश्चन को कर भी पाओगे। तुम्हें तो ये भी नहीं याद रहेगा कि हुआ क्या था, 4 दिन पहले क्या खाया था तुम्हें अब याद नहीं होगा। समझ गए? ये क्वेश्चन के साथ भी यही होता है। हमारा जो दिमाग है ना वो क्या होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जिस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं ना हमारा दिमाग समझता है ओ ये जो बंदा रट रहा है ना चीज या बार बार पढ़ रहा है ये इंपॉर्टेंट होगी, तो इसलिए क्या है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखता है कि जब भी जरूरत होगी आपको रिकॉल करके बता देगा। और शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपने एक बार पढ़ा और भूल गए तो दिमाग भी सोचता है कि भैया ये काम की चीज नहीं है। उसको भी पता है क्या करेगा, कंप्यूटर पे एक बटन होता है शिफ्ट डिलीट। शिफ्ट डिलीट का मतलब वो हार्ड डिस्क से भी गायब हो जाएगा, रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। समझ गए? और अभी जो ये पढ़ रहे हैं वो अभी पढ़ोगे, अभी दिमाग में रहेगा, कल तक ये रिसाइकिल बिन में भेज के आगे शिफ्ट डिलीट लगाएगा और गायब कर देगा अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो। और रिवाइज कर लोगे तो रिसाइकिल बिन से उठा के दोबारा से
अगर आप कल पढ़ोगे तो रिसाइकिल बिन से उठा के दोबारा से आपके फोल्डर में पहुंचा देगा। तो ध्यान रखो, चीजों को अच्छी से पढ़ो, जितनी भी चीजें बता रहा हूं उतने ही डेप्थ में पढ़ो। मेरा पर्पज है आप सभी को टॉपर बनाना। जी हां, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना वैसे पढ़ोगे और जिस मेहनत से मैं करा रहा हूं उसी मेहनत से करोगे। मैं आपको मतलब वचन देता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आप में से हर बच्चा 95 स्कोर करेगा। पहली बात। दूसरी बात, उसका जो एग्जाम है वो 2.5 घंटे में खत्म होगा। जी हां, 2.5 घंटे, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूं। हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना 2-2 घंटे में क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, 2.25 घंटे में क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। पता क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं ना तब तो खूब मेहनत से पढ़ते हैं और उनके कॉन्सेप्ट इतने उतने क्रिस्टल क्लियर होते हैं कि जब वो एग्जाम में बैठते हैं ना क्वेश्चन करने तो लगता है यार इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान, और जल्दी 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 बस उनको मतलब उनका हाथ रुकता नहीं, करते जाते हैं। और जब खत्म हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे मुझे कहानियां सुनाते हैं कि सर मेरा तो पेपर 2.25 घंटे में खत्म हो गया, मैंने आगे पीछे वाले को बताया। वैसे मैं मना करता हूं कि आगे पीछे वाले को जल्दी मत बताया करो, अपनी पहले अपना भला फिर दूसरे का भला करो। ये तभी होगा जब आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ोगे। और जिस मेहनत से ये पढ़ा रहा हूं ना आज, इसी मेहनत से मैं लास्ट जो क्लास होगी उसमें भी इसी मेहनत से मैं पढ़ाता हूं। इतनी ही मेहनत करता हूं मैं उन सब चीजों को बताने में। तो मेहनत करो। अगर आज तक तुम्हारे 95 नहीं आए ना तो मुझसे प्रॉमिस करो कि अब 95 लेके आऊंगा, 96 लेके आऊंगा, 100 लेके आऊंगा अकाउंट्स में। आएंगे, कभी नहीं आए ना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि पहले पढ़ो तो सही। आपने देखा है 2 क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया मैंने कराने में। यह मेरी आदत है, मैं शुरू में टाइम लेता हूं चीजों को बताने में। अब देखो जब आगे बताऊंगा तो तुम्हें क्या लगता है कि इतना ही टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन को कराने में 7 से 8 मिनट लगेगा और कितनी तेजी से होगा। शुरू में हमेशा टाइम लगता है, बाद में टाइम नहीं लगता, क्योंकि बाद में सिर्फ सॉल्व करके दिखाना है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। और अगर मैं शुरू में मेहनत ना करूं तो हर क्वेश्चन में आपका सवाल खड़ा हो जाएगा, सर ये बता दो, ये समझ में नहीं आया, सर ये कैसे आया, ये बता दो कैसे करना है। और जो अभी 8 नंबर क्वेश्चन बताया इसमें पूरी बात क्लियर हो गई, आपको अच्छी तरीके से पता चल गया कौन सी चीज कैसे करनी है। चलो मुझसे प्रॉमिस करो, आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उन्होंने गलती क्या की है कि पिछले चैप्टर में क्वेश्चन जो है वो पूरे नहीं किए और मजे मजे में पढ़ लिया। फिर कह रहा हूं डियर, मजे में पढ़ोगे ना तो मैं बता रहा हूं कि जिस हालात में अभी हो ना, मतलब पहले थे उसी हालात में आगे भी रहोगे। हमेशा टाल मटोल करने की प्रॉब्लम में रहोगे और वही मार्क्स आएंगे आपके 55, 60, 70, बस इससे ऊपर नहीं बढ़ोगे फिर। और फिर अपने आप को कोसोगे एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन कि काश मैंने पढ़ लिया होता, विजय आदर्श सर की बात मान ली होती। तो मान लो अब मेरी बात, और जो मैं कह रहा हूं उस चीज को समझो और पढ़ो। आज से मेहनत करो, समझ गए? चलो पिछले चैप्टर को अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो उसका होमफन कंप्लीट करो। और आज वाली क्लास का होमफन क्या है? जो आज मैंने क्वेश्चन कराया है 2, ये मास्टर क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे। एक तो क्वेश्चन कराया मैंने 7, एक क्वेश्चन कराया 8, बस पूरे घंटे सिर्फ ये 2 क्वेश्चन में लगाया है, एक 7 और एक 8। ये तो 2 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद भैया आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद ये है हमारे पास 12 तक के क्वेश्चन। तो 9 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन आप बड़े आराम से ट्राई कर सकते हो। नहीं होगा तो डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, आप करो तो सही, ट्राई तो करो। बट 7 और 8 नंबर ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ये हमारा होमफन जो है, ये 2 क्वेश्चन का पहले ये 2 क्वेश्चन करना है। एक बात और बताऊं, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हम क्या करते हैं, हम ना जो क्वेश्चन आप क्लास में नहीं कराते हो वो क्वेश्चन हम करते हैं। गलत तरीका है। जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूं उसको दोबारा करना है आपको अपने आप समझने के बाद। और जो क्वेश्चन मैं होम फन में देता हूं, होम फन में वो सारे क्वेश्चन करने हैं जो मैं यहाँ पे लिखता हूं। कई बच्चे अच्छे होते हैं, उनकी आदत होती है कि जब जहां लेक्चर हमारा खत्म हो वहां होम फन लिख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 to 12। कुछ बच्चे क्या है लिखते नहीं है, तो उनको पता भी नहीं होगा। लिखने की आदत डालो। जो जुबान पे रहती है, जुबान से बोली हुई चीज या सुनी हुई चीज उतने लंबे टाइम तक याद नहीं रखती, लेकिन जो चीज आप बार बार पढ़ो, मतलब जैसे जो आपके पास नोट्स हैं, रजिस्टर बनाया है, वहां लिखोगे तो जब भी वो पेज पलटोगे आपको याद रहेगा। चलो बहुत सारी बातें मैंने कर ली, बातों बातों में आपको मैंने कहानी भी सुना दी, तो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा होगा। मुझे उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से आपने एज इट इज फॉलो किया होगा। मिलूंगा मैं भाई अगली क्लास में इसी मतलब इसी तरीके से। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा क्लास में एक्टिव रहें पूरे लंबे टाइम तक, अच्छी तरीके से जो मैंने बताया उसको पढ़ो। चलो मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।